नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जनरल लाइफ और हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ कवर कर रहा है। तो स्वागत है आपका, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पंकज सारस्वत। लेके आए हैं कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा जो हाल ही में चल रही देश के अंदर सभी प्रकार की गतिविधियों को कवर कर रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देश के अंदर राजधानी दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हो रहा है और उस बम ब्लास्ट से कुछ ही समय पहले हम लोग देख रहे हैं कि फरीदाबाद में एक बहुत अच्छी मानी जाने वाली और एक पुरानी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कुछ डॉक्टर्स जैसे रैंक पर बैठे हुए लोग, कुछ ऐसे लोग जो डॉक्टर जैसे कोर्स पढ़ाई स्टडी पूरी कर चुके हैं, उनके दिमाग के अंदर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ किस तरीके से एक भावना चल रही थी लोगों के खिलाफ या दुनिया के खिलाफ या शायद इस देश के खिलाफ, ये हमारे सामने भी, हमारे देश की मीडिया ने सबके सामने इस मुद्दे को रखा। जब कुछ आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं फरीदाबाद में, उसी के कुछ समय के बाद एक घटना होती है दिल्ली के लाल किले के पास, एक बम विस्फोट होता है गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर 12 से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस न्यूज को हम लोग ऑलरेडी अपने इस चैनल पे कवर कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं इसी न्यूज से संबंधित थोड़ा सा मुद्दा हटकर है। बात कर रहे हैं दोस्तों आज हम लोग कश्मीर की। कश्मीर, जहां का एक बड़ा फेमस न्यूज़पेपर जो 1954 से वहां पर चलता आ रहा है, जिसका नाम है कश्मीर टाइम्स। पहले भी एक समय पे वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, कुछ समय के बाद ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद इसको फिर डेली बेस का न्यूज़पेपर वहां पे बनाया गया और मानिए कश्मीर का सबसे प्राइम न्यूज़पेपर है जो कश्मीर की और भारत की सभी न्यूज को वहां पर कवर करता है। ऐसे न्यूज़पेपर के दफ्तर पर एनआईए की सहयोगी जो एसआईए है, यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वो वहां पे जब एक छापा मारती है, वहां पर एक रेड करती है, तो उनको उम्मीद ये थी कि इस रेड में, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर एजेंसी पे अगर रेड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ पेन, कुछ पेंसिल, कुछ कागज, कुछ पत्रिका, लेकिन 19-20 का ही फर्क था, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इसके बदले में वहां पे क्या मिलता है, कुछ ग्रेनेड, कुछ AK-47 और कुछ पिस्टल। कमाल की बात है। सोचने वाली बात यह है कि न्यूज़पेपर चलाने वाली एक एजेंसी न्यूज़पेपर चैनल के दफ्तर में ग्रेनेड, AK-47 या ये पिस्टल जैसी चीजों का काम क्या था। और अब जो न्यूज़पेपर जिसके ऊपर ये केस या जिसके ऊपर ये रेड मारी गई थी, वो न्यूज़पेपर का कहना ये है कि ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। अरे भैया, अधिकारों का उल्लंघन तो बात की बात है, आप जो देश के अंदर कर रहे हो वो किस चीज का उल्लंघन है, एक बार उसको भी तो देखिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी घटना हमारे सामने हो रही है। आइए पूरे ब्रीफली इस घटना को हम लोग कवर करते हैं और एक एक चीज को डिकोड करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या क्या काम की चीजें हैं और क्यों ये मुद्दा हमारे देश के अंदर आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले रेड होती है कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के ऊपर, जहां पे कॉप्स जो है, पुलिस वाले जो है, वो रिकवर कर रहे हैं। क्या रिकवर कर रहे हैं? वहां पे AK-47 जैसी राइफल्स, कुछ बुलेट्स, ठीक है, इन सब चीजों को वहां पे वो रिकवर कर रहे हैं। और रिकवर करने के बाद जब इसकी रिपोर्ट दुनिया के सामने आती है, तो दुनिया में एक बड़ा बेहतरीन न्यूज़पेपर है जो कभी ना कभी वेट करता रहता है कि मुझे हिंदुस्तान की कोई एक ऐसी न्यूज मिल जाए जिसको मैं दुनिया भर के अंदर चलाऊं। उस एजेंसी का नाम है अल जजीरा। अल जजीरा को मौका मिला, अल जजीरा ने मौका मिलते के साथ ही न्यूज को सबसे पहले अपने फ्रंट पेज के ऊपर छापा और वहां पर बोल रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इंडिया के अंदर एक मीडिया हाउस पे रेड करी और मीडिया हाउस के ऊपर रेड में पुलिस वालों को क्या क्या मिला, इसको इंटरनेशनल फ्रेम देने का काम अल जजीरा ने पूरा कर दिया। अब जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है। सबसे पहले ओवरव्यू। हाल ही में दिल्ली बम ब्लास्ट और देश भर में जो एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज की जो एक हरकतें चल रही हैं, उसके लिए भारत सरकार डेली बेसिस पे समय समय पे कुछ ना कुछ हाई लेवल मीटिंग कर रही है। और इसी हाई लेवल मीटिंग में जब गवर्नमेंट के कुछ खुफिया एजेंसी को इनपुट आते हैं कि कश्मीर के अंदर कुछ न्यूज़पेपर हैं जो शायद एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर इंगेज हैं, तो यहाँ पे जो खुफिया एजेंसी है वो एक प्लान करती है कि किस तरीके से इसमें रेड की जाए और वहां पे रेड में हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है, सामने से सारी की सारी चीजें जो है वो कवर की जाएंगी। लेकिन होता क्या है, रेड हुई, रेड की जो जांच एजेंसी थी, जैसे मैंने बोला स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहां पे वो रेड कर रही है और रेड के अंदर क्या मिल रहा है उनको। रेड की तारीख थी 20 नवंबर, ठीक है। उद्देश्य था कि ऑफिस का जो एंटी नेशनल एक्टिविस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो अलगाववादी हैं वो किस तरीके से इसमें अपना इंटरफेयर कर रहे हैं, अपनी भूमिका इसके अंदर निभा रहे हैं। स्क्रूटनिंग करनी थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, फाइल्स की पूरी तरह से इनको जांच करनी थी, ये इनका मेन उद्देश्य था। लेकिन वहां पे उल्टा इनको बरामद क्या हुआ, सोच के क्या गए थे और क्या से क्या हो गए, देखते देखते वहां पे इनको मिलती है AK-47 जैसी राइफल, पिस्टल और 3 तो उनको ग्रेनेड मिल रहे हैं। यानी कि एक न्यूज़पेपर चैनल ग्रेनेड और AK-47 को रख के क्या ही कर रहा होगा, ये तो ये न्यूज़पेपर वाले ही जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसके अंदर एक जो क्रूशियल क्वेश्चन है वो ये निकल के आता है कि क्या मिलिट्री ग्रेनेड जो इनके पास पहुंच रहा है या जो AK-47 और जो पिस्टल इनके पास न्यूज़पेपर की चैनल में या इनकी एजेंसी में जो पहुंच रही है, क्या ये इतना सिंपल है इस देश के अंदर?
कि कोई भी लेके आ जाएगा? क्या इतना इजी अवेलेबल है? भैया भारत है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में है ओपन कल्चर, भारत के अंदर वो कोई कल्चर नहीं है। लेकिन बावजूद कश्मीर का जो एक एक्टिविस्ट ग्रुप है वो न्यूज़पेपर एजेंसी के अंदर ऐसी चीजों को रख रहा है, और अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो वो बोलते हैं तो प्रेस की फ्रीडम है। खैर, यहाँ पे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईआर करती है, और एफआईआर क्योंकि स्वाभाविक है होनी थी, तो चीफ जो उनके एडिटोरियल जो संभालते हैं स्टाफ, उनके साथ साथ जो मेजर उनके स्टाफ थे अनुराधा भसीन, उनके सहित कईयों के खिलाफ ये जो मुकदमा था इसको दर्ज किया गया। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों के अंदर ये बातें रखी गई कि आपके पास ये सब चीजें क्यों आ रही हैं। आरोपों का जो मेन मुद्दा था वो था क्या? वो था यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आया था 1967 में। और इसका जो मेन उद्देश्य था, आर्म्स एक्ट के तहत इसको लेके आया गया था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि यदि देश के अंदर कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति एंटी नेशनलिस्ट किसी भी एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है या उस पर किस तरीके से हमें आगे की कार्रवाई करनी है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर चल रही थी। ठीक है, और इन्हीं चीजों के साथ साथ इसको देश भर के तमाम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। अब उनका कहना क्या है कि एडिटोरियल टीम ने जो रेड की है, एडिटोरियल टीम उसकी निंदा कर रही है, कंडेम कर रही है, और आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर कि ये तो जर्नलिज्म को दबाने की कोशिश हो रही है। भैया, जर्नलिज्म को दबाने की कोशिश हो रही है, या जर्नलिज्म जो करना चाह रहा है कश्मीर का, अगर उनको वही करने दें तो वो कितनों को दबा देंगे जमीन के अंदर? इसका कोई अंदाजा है? इसका कोई सवाल है? लेकिन इसके ऊपर बात ना करते हुए बात हो रही है कि आप हमारे अधिकार को दबा रहे हो। इसका मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात तो हमें सामने सामने देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे क्लेम हो रहे हैं। पूरी तरीके से इस रेड को, इस स्टैंड को गवर्नमेंट का पॉलिटिकली एक स्टैंड माना गया है कि बीजेपी की केंद्र की सरकार इस तरीके से काम कर रही है। हालांकि मुद्दा मुख्य रूप से यह है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पूर्ण रूप से भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जब अभी 2019 में बदलाव किए गए थे जम्मू कश्मीर को लेके, तो उसके बदलावों के अंदर इस पार्ट को रखा था कि वहां का जो पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से वहां के सीएम के पास नहीं, वहां के एलजी साहब के पास रहेगा। तो ये जो पूरा का पूरा काम किया गया है एलजी साहब के, हम ये मानते हैं उनके कॉन्फिडेंस में या शायद उनके आदेश के बाद ही इस काम को परिणाम दिया गया होगा। इस प्रकार के यहाँ पे नए नए मुद्दे मिल रहे हैं, जैसे कि प्रेस फ्रीडम की चिंता सताने लगी है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल सामने आ रहा है। अब नेशनल सिक्योरिटी वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रेस वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों के अपने अपने सेगमेंट है किस तरीके से किस पे क्या बात करनी है। और इसमें जब महबूबा मुफ्ती जो पूर्व सीएम भी रही हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनकी बेटी से जब यह सवाल पूछा जा रहा है तो वो भी इस पे कटाक्ष कर रही है भारतीय सरकार को, जबकि इनकी मम्मी तो बीजेपी के समर्थन से ही जम्मू कश्मीर की सीएम रही है, चाहे बेशक 2-2.5 साल रही है पर रही तो है। तो यहाँ पे इनका और इनकी पूरी की पूरी पार्टी का भी एक ही स्टैंड है कि ये तो मीडिया के अधिकारों की हत्या है। अच्छा, मीडिया कोई हत्या अगर करवा दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मीडिया के अधिकारों की हत्या की जब आ रही है तब इनको सारे के सारे मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट जैसी चीजें याद आ जाती हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग समझें तो अगले कदम इसमें क्या होने चाहिए? क्या जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जो अपनी डिटेल रिपोर्ट चार्जशीट जब सबमिट करेगी उसका इंतजार करें, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, प्रेस काउंसिल और ह्यूमन राइट्स ग्रुप का इसमें क्या हस्तक्षेप होगा और इस सभी मुद्दे को लेके आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इसके ऊपर जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, केंद्र सरकार, एलजी साहब के जो स्टैंड है वो क्या थे और क्या होने चाहिए? या आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ये कभी हो सकता है कि प्रेस की, मीडिया की किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है? अब हमारे देश के अंदर ऐसे तमाम यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अब धीरे धीरे करके सामने आएंगे। कल तक आपके सामने वो वीडियो पोस्ट करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार कश्मीर के अंदर मीडिया के अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? पूरे चीजों को जानने के बाद, डिटेल एनालिसिस करने के बाद आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।